प्रथम विश्व युद्ध के इस गहन ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम 1914 से 1918 तक चले उस महायुद्ध को एक यूनिवर्सिटी लेक्चर की तरह समझेंगे जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक बड़े भू राजनीतिक नजरिए से शुरुआत करके हम सीधे खाइयों की कीचड़ और जमीनी हकीकत तक जाएंगे और फिर वापस लौटकर वैश्विक मंच पर पड़ने वाले इसके दूरगामी प्रभावों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहले हम युद्ध भड़काने वाले बारूद के ढेर पर चर्चा करेंगे, फिर महाद्वीपों के पार फैले वैश्विक युद्ध को देखेंगे। उसके बाद युद्ध क्षेत्र का औद्योगिकरण, भारी मानवीय कीमत और अंत में दुनिया के बदलते नक्शे पर नजर डालेंगे। तो पहला भाग, द ग्लोबल पाउडर केग। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे साराजेवो में हुई एक अकेली स्थानीय घटना ने एक ऐसी भयानक कूटनीतिक विफलता का रूप ले लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। युद्ध से पहले की गुप्त संधियां और नौसेना की होड़ ने एक ऐसा जाल बुन दिया था कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों में सारी महाशक्तियां युद्ध में खिंचती चली गईं। इन गुप्त गठबंधनों ने एक ऐसी चिंगारी लगाई जिसे बुझाना लगभग असंभव हो गया था। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, वॉर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये सिर्फ यूरोप का युद्ध था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन में किंगदाओ पर जापानी घेराबंदी से लेकर अफ्रीका में टोगोलैंड और तेल के लिए फारस के अभियान तक ये एक सच्चा वैश्विक संघर्ष था। अचानक से एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक क्षेत्र और संसाधन निष्कर्षण के केंद्र हिंसक युद्ध क्षेत्रों में तब्दील हो गए। इस लॉजिस्टिक और सप्लाई नेटवर्क ने वहां की स्थानीय आबादी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। 1.3 मिलियन यानी 13 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन भारतीय और अफ्रीकी सैनिकों और मजदूरों का है जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर अपना खून बहाया। सच पूछिए तो औपनिवेशिक सैनिकों के इन्हीं अकल्पनीय बलिदानों ने युद्ध के बाद भारत और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलनों को एक नई और ताकतवर दिशा दी। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, युद्ध क्षेत्र का औद्योगिकरण। जब 19वीं सदी की पुरानी रणनीति 20वीं सदी की नई तकनीक से टकराई तो नतीजा बेहद खौफनाक था। एक तरफ पुरानी घुड़सवार सेना थी और दूसरी तरफ मशीन गनें, कंटीले तार, टैंक और रासायनिक हथियार। साथ ही शुरुआती हवाई विमानों और उनकी टोही क्षमता ने जनरलों के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और तोपखाने का सटीक निर्देशन करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। यही वजह थी कि सेनाएं खाइयों में छिपने को मजबूर हो गईं। समुद्र में भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। विशाल ड्रेडनॉट युद्धपोतों की जगह अब यू बोट्स यानी पनडुब्बियों ने ले ली थीं, जिन्होंने मित्र राष्ट्रों की समुद्री आपूर्ति श्रृंखलाओं की भयानक नाकेबंदी कर दी। और इसी समय शुरुआती रेडियो तकनीक की मदद से बड़े पैमाने पर नौसेना और जहाजी बेड़ों को दिशा देना आसान जरूर हुआ, पर समुद्री रास्ते से सैनिकों और रसद को सुरक्षित भेजना एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन चुका था। इस संपूर्ण युद्ध या टोटल वॉर की मांग ने घरेलू जीवन को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कारखानों में बड़े पैमाने पर हथियारों के उत्पादन के लिए औद्योगिक मानकीकरण किया गया। औरतों ने आगे आकर उन औद्योगिक भूमिकाओं को संभाला जो मर्दों के युद्ध में जाने से खाली हो गई थीं। वहीं शहरी मजदूरों और ग्रामीण किसानों को राशन की भारी कमी के बीच गुजारा करने के लिए एक जैसे ही कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। अब चौथे भाग की ओर देखते हैं, द ह्यूमन टोल। खाइयों के अंदर लगातार हो रही गोलाबारी के बीच जीने का मनोवैज्ञानिक दबाव कैसा होता है, इसकी कल्पना 1914 में क्राउन प्रिंस विल्हेम के इस बयान से की जा सकती है, हम युद्ध हार चुके हैं। सोचिए, युद्ध के शुरुआती दौर में ही एक पैदल सैनिक की तरह उन्हें ये स्पष्ट एहसास हो गया था कि ये युद्ध जीता नहीं जा सकता, बल्कि ये थका देने वाला एक अंतहीन संघर्ष बन चुका है। गोलाबारी और नई जहरीली गैसों ने सैनिकों को ऐसी चोटें दी जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लगभग 15,000 पुरुषों के चेहरों पर इतनी भयानक चोटें आईं कि उन्हें ब्रोकन फेसेस कहा गया। एक फील्ड मेडिक के नज़रिए से देखें तो रासायनिक हथियारों से झुलसे इन सैनिकों के इलाज ने ट्रॉमा सर्जरी में तेज़ी से नए आविष्कारों को मजबूर किया, जिसने आगे चलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के नए मानक तय किए। एक ऐसी बात जो सच में हैरान करती है वो ये है कि कैसे रसद और सैनिकों की आवाजाही वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने अनजाने में एक सूक्ष्म वायरस को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया,
लाखों सैनिकों की तंग आवाजाही और खराब स्वच्छता ने 1918 के स्पेनिश फ्लू को आग की तरह फैलाया, जिसने इस वैश्विक त्रासदी को और भी भयावह बना दिया। और ये आंकड़ा सब कुछ बयान कर देता है। 15 से 22 मिलियन कुल मौतें। खाइयों में हुए इस नरसंहार का बोझ अकेला सैनिकों पर नहीं पड़ा। इस आंकड़े में भुखमरी, नाकेबंदी और नरसंहार झेलने वाले आम नागरिक भी शामिल हैं। ये मानवीय कीमत सच में अकल्पनीय और दिल दहला देने वाली है। आखिरी भाग, दुनिया का नया नक्शा। युद्ध के बाद 1918 में जब धूल छंटी तो दुनिया के नक्शे पर से 4 विशाल बहुराष्ट्रीय साम्राज्य हमेशा के लिए मिट चुके थे। रूस में रोमानोव, जर्मनी में होहेंजोलन, ऑस्ट्रिया हंगरी में हैप्सबर्ग और मध्य पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य के पतन से मध्य पूर्व में भारी कूटनीतिक बदलाव आया, जिसने दीर्घकालिक अस्थिरता पैदा की, और दुनिया भर में राष्ट्रवाद की लहर ने नए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। पेरिस शांति सम्मेलन में बनी वर्साई की संधि का वॉर गिल्ट क्लॉज स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे जर्मनी पर कड़े और अपमानजनक मुआवजे थोपे गए। यह एक ऐसी संधि थी जिसने शांति बनाए रखने के बजाय 2 विश्व युद्धों के बीच की वैश्विक स्थिरता को पूरी तरह पंगु बना दिया। अब इस विश्लेषण के अंत में इतिहास के छात्रों के रूप में हमें इस एक बड़े सवाल पर विचार करना चाहिए। क्या वर्साई की संधि और लीग ऑफ नेशंस ने वास्तव में उस महायुद्ध को खत्म किया था या सिर्फ कुछ वक्त के लिए रोक दिया था? क्या इन शुरुआती कूटनीतिक विफलताओं ने भविष्य में विश्व व्यवस्था के टूटने को अनिवार्य नहीं बना दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।